बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 5th सेमेस्टर। प्रेमचंद का नावल गौदान, उसका मुकम्मल तारुफ करवाया जाएगा और उसका बाद में तबसरा होगा। पहले आप उसकी कहानी सुनेंगे, उसके किरदारों के बारे में जानेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा सा तबसरा भी होगा। गौदान जो कि मुंशी प्रेमचंद का बेहतरीन नावल 1936 में शाया हुआ। इस नावल में हिंदुस्तान के बेकस किसानों की तकलीफ़ दे ज़िंदगी को दिखाया गया है। प्रेमचंद ने दहकानों पर होने वाले जुल्म की नक्शाकशी की है। पहले ये नावल उर्दू में लिखा गया, फिर ये हिंदी की तरफ मायल हुए, फिर इन्होंने जो देवनागरी रस्मुल ख़त होता है उसकी तरफ उसमें इसको मुकम्मल किया। लेकिन बाद में इकबाल बहादुर वर्मा साहिर ने इसको उर्दू में ढाला और अब ये सिर्फ़ उर्दू में ही दस्तयाब है। इस नावल के किरदार वाज़ेह तौर पर तबकात की निशानदही करते हैं। हूरी और धनिया किसानों के, दाता देन झंगरी सिंह जो था मजहबी पेशवाओं की, और राय अगरपाल सिंह ज़िम्मेदारों और की नुमाइंदगी करते हैं। नावल का मरकज़ी किरदार हूरी है। गौदान का खुलासा इस तरह से होगा कि हूरी बेलारी गांव का एक किसान है। उसके 2 भाई हैं, हीरा और शोभा। हूरी पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है जो कि वक्तन फ़वक्तन अपने भाइयों की शादियों के लिए लेने के लिए उसने कर्ज़ लिया और उसका अदा न करने के बाद सूद बढ़ता बढ़ता 100 गुना उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया और फिर कभी मेहमानों के आने पर थोड़ा बहुत कर्जा लेना भी उसके लिए भारी पड़ा। और हूरी के घर में कोई इतनी खुशहाली थी नहीं। 3 उसके बच्चे थे, 2 बेटियां सोना और रूपा और एक बेटा था जो कि गोबर जिसका नाम था, और वो एक जफाकश लड़का था। मगर गुर्बत की वजह से उसकी हालत मज़ीद पतली होती जा रही थी। धनिया जो उसकी माँ थी उसको देख कर कुड़ती रहती थी कि हूरी के पास कोई इतना पैसा हो कि इसको थोड़ा सा कारोबार करा दे या ये बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन हूरी जो था वो कर्ज़े के बोझ थले दबा हुआ था, इसलिए वो मजबूर था। लिहाजा हूरी की एक और देरी ना ख्वाहिश थी कि उसके पास एक गाय हो, उसके घर के बाहर यानी दरवाज़े पर गाय बंधी हो जिसका वो सुबह शाम जो है वो उसका दीदार कर सके और दूध, मक्खन, मलाई, घी से भी फैज़याब हो सके। लेकिन महंगाई के इस दौर में भोला जो गाय रखता था, उसके पास नई गाय थी, वो 80 रुपये से कम पर देने पर के लिए राज़ी नहीं था। लेकिन वो इतना ज़्यादा इसकी ख्वाहिश होती थी कि काश वो दिन रात उसके ही ख्वाब देखता रहता, लेकिन भोला उसको देने को तैयार नहीं था। अब एक तरफ ये मजबूरी, भोला के सामने मजबूरी ये आई कि उसके बच्चे शादीशुदा हो गए और उसके पास घर संभालने में एक बेटी थी, उसकी भी शादी हो जाए तो उसकी ख्वाहिश थी कि उसे कोई पत्नी उसको मिल जाए जो उसके घर को संभाल सके। इस ख्याल का इजहार उसने हूरी से किया। अब वो हूरी से उसने इजहार किया तो वो कहता है कि मेरे ख़ानदान में एक औरत है जिससे मैं अगर बात चलाऊं तो तुम्हारी बात बन सकती है, यानी शादी हो सकती है। अब जो भोला था वो हूरी की चापलूसी करने लगा और उस कहता है कि मेरी नई गाय ले जाओ और जब जी चाहे पैसे दे देना। और हूरी जो था उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने कहा ठहर जाओ, मैं सुबह ले जाऊंगा, क्योंकि भोला उसे कहीं लालची ही ना समझ ले। चुनाचे दूसरी तरफ जो भोला था उसकी बेटी झनिया जो उसके घर में अभी थी, उसका मंगनी टूट गई थी और कोई और रिश्ता नहीं आ रहा था। उसने गोबर को देख लिया जो कि हूरी का बेटा था। वो कम उम्र था लेकिन जो झनिया थी वो उसके ऊपर फिदा हो गई, क्योंकि वो घर घर फिरने वाली एक ऐसी गवालन थी जिसका कि मर्दों के साथ भी वास्ता पड़ता था और उसे कोई झिझक वगैरह नहीं थी। वो गोबर को देखकर उस भोले भाले लड़के को उसने फंसा लिया, उसकी सादगी से फ़ायदा उठाया और उसको फंसा लिया। अच्छा, अब एक और इसमें किरदार है राय साहब जो कि गांव के मुखिया हैं। वो खूबसूरत इंसान हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं, किसानों के साथ भी बड़ी नरमी से सलूक करते हैं।
یہ اس طرح سے دوسرے مکھیاؤں کی طرح یہ انہیں کسانوں کے ساتھ برا سلوک نہیں بلکہ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ ہے تاکہ وہ الیکشن میں اس نرمی کا سود سمیت فائدہ اٹھا سکے۔ ان کے امیر دوست جو اومکار ناتھ، بی مہتا، خیام بہاری، مسٹر اینڈ مسز کھنہ، مس مالنی، سب غریبوں کو غریب ریلیف دینے پر بڑی باتیں بڑھ بڑھ کے کرتے تھے، مگر عمل کوئی نہیں۔ رائے صاحب کے دوست بھی انہی کی طرح امیر مگر دل کے کنجوس۔ رائے صاحب کی طرح انہیں بھی بڑے شوق تھا غریبوں کی غربت کم کرنے کا، بہت سے طریقے ان کے پاس موجود تھے، لیکن آگے بڑھ کر عمل کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اب انہی میں ایک ایڈیٹر صاحب بھی تھے جو اخبار میں شعلہ بیانی سے اتنی زیادہ کرتے، غریبوں کے بارے میں لکھتے رہتے اور کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے، اور غریبوں کے بڑے حامنے تھے، لوگ یہی سمجھتے تھے، لیکن وہ صرف اپنے دل کی جلن اور اس کا غبار نکالتے تھے جو امیروں کو دیکھ کر انہیں ہوتی تھی، اور وہ ان کے اخبار اچھی آمدنی بھی نہیں دے رہا تھا، اسی لیے وہ ان امیروں کی محفلوں میں سانس کمتری کا شکار ہوتے اور غریبوں کی غربت کا رونا بڑے اونچے آوازوں میں روتے، اور تاکہ وہ لوگ اس سے زیادہ سانس کمتری میں ہوں، یعنی یہ ان کا فلسفہ تھا۔ اب ایک اور ہیں مہتا صاحب جو فلسفے کے پروفیسر ہیں۔ وہ آزاد خود مختار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے شادی نہیں کی اور نہ کسی دوسرے کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں، یہ ان کا اصول ہے۔ مرزا صاحب ایک اور کردار ہے۔ مرزا صاحب ایک نام کے مسلمان ہیں جو کہ غریبوں کے ہمدرد ہیں، مگر جب تک ان کی جیب پر کوئی ہاتھ نہ پڑے، جب کہیں جیب ڈھیلی کرنی پڑے، تھوڑا بہت کچھ دینا پڑ جائے تو انہیں 100 عیب ان غریبوں میں نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اب مالنی جو ہے وہ لائد سے پڑھی ہوئی ڈاکٹر ہے، بہت سے وزراء سے تعلقات ہیں، مگر کسی ایک وزیر کے ساتھ وہ کوئی شادی وادی کرنا نہیں چاہتی، بلکہ کسی آئیڈیل کی تلاش میں ہے۔ رائے صاحب کی تقریب میں تمام جو مردوں کو اس نے چکر دے رکھا ہے، الو بنا رکھا ہے، لیکن وہ بھی اسے کسی ایک کھلونے سے بڑھ کر نہیں سمجھتے۔ البتہ جو کھنہ صاحب ہیں وہ ان کے ارد گرد گھومتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ وزیروں کے ساتھ تعلقات بنا سکیں، اور اپنے مفاد کے لیے گھومتے ہیں۔ غریبوں پر ترس بھی آتا ہے، جب کوئی کام ہوا تب، جب کوئی چیز خراب ہوئی ان کی جھولی میں ڈال، بس یہی۔ اب حوری جو تھا اس کی گائے پر سب کی نظر تھی جو اس نے بھولے سے لے لی تھی، اور 5 سیر وہ دودھ دیتی تھی، مکھن ملائی بھی سے وہ خوش ہوتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ سب کی نظر، بلکہ ٹھاکر صاحب کی نظر بھی تھی جو حوری کو ادھار دیتے تھے اور ادھار دینے پر تیار بیٹھے تھے کہ مجھے سے 50 روپے میں ادھار دینے کو تیار تھے، مگر گائے دے دو، مجھے گائے دے دو ادھار لیں۔ مگر حوری نے ایسا نہ کیا، اور ہوا کیا، شام کو ان کی گائے کو کوئی زہر دے گیا، تڑپ تڑپ کر وہ بیچاری مر گئی۔ سب کا شک حوری کے بھائی ہیرا پر ہوا، کیونکہ ہیرا کی بیوی اور حوری کی بیوی کے درمیان رات کو جھگڑا ہوا تھا اور وہ گھر سے بھی غائب تھا۔ اب اس صورت میں تھانے دار صاحب آئے اور انہوں نے تلاشی گھر کی لینا چاہی، تو حوری نے ہی نہیں لینے دی کہ ہم اپنی خاندان کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتے۔ اب حوری کا جو بیٹا ہے گوبر، وہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے۔ برا نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جھنیا جس نے اسے اپنے جال میں پھنسایا تھا، وہ اس کا حمل لے کر حوری کے گھر آ پہنچی، اور گوبر جو تھا وہ بھاگ نکلا۔ وہ پیچھے جھنیا گوبر کے ماتا پتا کی دن رحم و کرم پر رہی، سارے گھر کا کام کرتی، رات کو بیٹھ کر الگ روتی کہ بھولا اس کی بھائی حوری کے دشمن، بھولا اس کے بھائی حوری کے دشمن ہو چکے تھے، اور برادری نے فیصلہ کیا تھا کہ اس برس جو فصل ہوگی اس میں وہ حوری کے حصے کی جو جتنی بھی فصل ہوگی اس کو ضبط کر لیا جائے گا اور 100 روپے لگان بھی لگایا جائے گا۔ یہ سب اس کی اوقات سے تو باہر تھا، لیکن وہ انکار ممکن بھی نہیں تھا۔ رقم ادا کر کے اس کے گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ جھنیا نے بیٹا جنم دیا۔ گوبر جب گھر سے بھاگا تھا تو اس نے اپنی وہاں پر جو دولت کمانے کے لیے کے ارادے سے وہ مرتا مراتا لکھنؤ پہنچ گیا۔
वहाँ मिर्ज़ा साहब के यहाँ 15 रुपये पर वो मुलाज़िम हो गया। हुरी के घर में फाके पड़ रहे थे। उसको देखकर हीरा की बीवी ने 1 मन अनाज उसके घर में डाल दिया, इसलिए कि भोला ने हुरी से गाय के पैसे मांगे। उसने कहा कि मेरे घर की तलाशी ले लो, कुछ भी नहीं। भोला ने कहा कि तलाशी तो नहीं, वो झनिया को घर से निकाल, उसने मेरी इज़्ज़त ख़राब की है, मैं उसके और ये मुझे मेरी इज़्ज़त खाक में मिलाई है, अब मैं पैसे ना लूँगा। हुरी ना माना, भोला उसके बैल खोल कर ले गया। मालिनी ने एक अदारा खोल रखा था जिसमें हुकूक़े निस्वां का प्रचार किया जाता था। वहाँ बैलों के जाते ही हुरी को अब खेती करनी पड़ी। ब्राह्मण की उसने थोड़ी बहुत खेती की और वहाँ उसका आधे का हिस्सा आधा ठहरा, क्योंकि आधा पहले ही मालिक ने ले लिया, वो भी जो किसी कर्ज की अदायगी में निकल गया। गोबर घर से आया, भाप को कर्ज में डूबा हुआ देखकर सख्त परेशान हुआ। भूखा देखकर बीवी बेटे को शहर ले गया। उसने मैं क्या किया, कोई किसी का ख्याल नहीं करता। अब हुरी कर्ज के नीचे दबा हुआ था कि सोना जो उसकी बेटी थी वो 17 बरस की हो गई और उसकी सगाई जो हुई पड़ी थी और उसके घर में पैसा कोई नहीं था, किसी तरह उधार मिले और उसकी शादी करे। और उस वक्त नहरी ने 100 रुपया उसको उधार दिया, जिसके लिए उसकी वाह मच गई। बेस्टर खन्ना बड़े गरीब प्रस्त बनते थे। उनकी मिल में मज़दूरों ने हड़ताल कर दी तो उन्हें पुलिस से मदद लेना पड़ी और खूब मार कुटाई हुई, मिल को आग लग गई, वो दिवालिया हो गए। गोबर शहर गया, लेकिन वहाँ भी उजाड़ ज़िंदगी मिली, क्योंकि उसकी मुलाजमत किसी और को मिल गई थी और उसे मालिनी ने अपने घर में माली रख लिया और थोड़ी बहुत पैसा उसको मुलाजमत के लिए दिया, लेकिन काम उसके जो हिम्मत थी उससे ज़्यादा था और इसी तरह से ही उसका गुजारा होने लगा। और अब हुरी की तरफ आते हैं। हुरी के सर पर कर्जा बेइंतहा था और रूपा की शादी करने के लिए ज़मीन बेचनी पड़नी थी, मगर उसने दूसरे गांव के एक उधेड़ उम्र से उसकी शादी कर दी और ज़मीन बचा ली। ये उसकी मजबूरी थी, ऐसा वो करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी बेटी उसे बड़ी प्यारी थी, गुर्बत में बेगैरत कर दिया। गरीब था, बेगैरत बन गया और इसी गम को बर्दाश्त न कर सका और एक दिन मजदूरी करते करते उसकी जान चली। अब हुरी की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए पंडित ने गाय का दान करने के लिए उसकी बीवी से कहा। बीवी जो क्या कहती, अब तक जो ज़िंदगी भर दरवाजे पर गाय बांधने का ख्वाहिशमंद था और इसी हसरत में वो चल बसा, अब उसकी बीवी गौदान कहाँ से करती, गाय ही नहीं थी। वो भोला खोल कर ले गया हुआ था, उसकी तो हसरत ही रही थी। यहाँ नावल का इख्तिताम हो गया है। इतना फैला हुआ प्लॉट, इतने किरदार, जो कोई भी नेकी करता हुआ नज़र नहीं आता, बुराई खुद गर्जी पर ही सारे अपने काम करने निपटाते नज़र आते हैं। लंबे लंबे इसमें डायलॉग हैं। तबसरा इसका इस तरह से है कि इस नावल में बहुत लंबे लंबे मुकालमे हैं, कहानी को बहुत फैलाया गया है और मुसन्निफ़ के दिमाग में लगता है बहुत से अंजाम थे, इख्तिताम था, मगर उसने हुरी की मौत की ट्रेजिडी मुनासिब समझी और नावल का यहाँ पर अंजाम कर दिया। गांव शहर के जितने भी किरदार थे, सब बुराइयां ही उनकी सामने आई, कोई अच्छाई नहीं है। बहुत फैला हुआ प्लॉट, लेकिन मुसन्निफ़ ने उसे फौरी तौर पर समेट दिया। गौदान हुरी का नहीं हो सका तो ट्रेजिडी इख्तिताम हुआ। ये गौदान जो एक मशहूर नावल है, उसकी कहानी का खुलासा आपके सामने पेश किया है। सवालात इसी के मुताबिक होंगे। किरदार इसके सामने जो है मुख्तसरन आपके सामने पेश किए हैं, क्योंकि नावल आप उसको देखें तो काफ़ी उसकी में तफसीलात यकीनन है, नावल और खुलासे में तो फ़र्क होता ही है। लिहाजा आप इसका खुलासा सुनिए और खुलासे में से ही सवाल निकालने की कोशिश कीजिए। और अगर नावल पढ़ें तो आप इसमें किरदारों में आप इजाफ़ा भी कर सकते हैं। उनकी जो कुछ उन्होंने किया उसमें बहुत सी चीज़ें, हर चीज़ तो खुलासा में नहीं आ सकती। लिहाजा इसको आप सुनिएगा और अपने ख़यालात से ज़रूर नवाजिए और इसमें अगर कमी बेशी करनी हो तब भी आप बताइए और लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।